हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विलियन चैप्टर से पार्ट 6 में टॉपिक जो स्थिर क्वांति मिश्रण। स्थिर क्वांति मिश्रण को समझने के लिए डेफिनेशन तो है ही है, लेकिन इसको हम अलग रखेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे और उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में पिछली वीडियो से भी रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास दो ऐसी चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो क्वथनांक होता है, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और दूसरा है एथेनॉल C2H5OH, जिसका क्वथनांक कितना है? 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि वो जो जल है वो द्रव अवस्था में है, और जब उसको गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने पर वो जल गैस में बदलना स्टार्ट हो जाना है। ऐसे एथेनॉल होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एथेनॉल होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना गर्म होने पर वो गैसीय अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं, मतलब अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिला दूं, मैंने जल को भी और C2H5OH को भी, दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाने के साथ इसको गर्म करने लगा। गर्म किया तो पहले जो था इसमें विलयन है दोनों का, तो इसके अंदर क्या है, जो विलयन है जब इसको गर्म करेंगे तो ये तो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म हो जाना है, और जो गर्म होके ये तो वाष्पित हो जाना है। ठीक है, अब ये वाष्पित हो जाएगा किस पे? जब तक ये जब हीट होती रहेगी, और जब टेम्परेचर 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ये तो हीट होके बाहर निकल जाने लगा गैस में, तो इसको क्या कहते हैं। और दूसरा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भी गैसीय अवस्था में बदलने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन मेरा क्या है, अब ध्यान से सुनना। तो ये तो अपना अलग अलग इनका क्वेश्चन क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को कैसे कैसे अलग करोगे, अलग करना है ना मुझे। अब इन्हें अलग कैसे करेंगे? इनको मैं किसी भी अनुपात में ले लूँगा। मेरे पास जल पता नहीं कितना है, C2H5OH पता नहीं कितना है, पर लेकिन इनका जो क्वथनांक है वो इतना होता है। अब मैंने किसी भी अनुपात में वो ले लिया, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में किसी भी अनुपात में मैंने इन दोनों को ले लिया, H2O को भी और जल को भी, H2O को भी और C2H5OH को भी। अब मेरा मकसद ये कहना है कि इनको मैं कैसे अलग करूँगा। तो बहुत सिंपल सा है, वही चीज़ कि सबसे पहले तो हम वो हीट करेंगे। हीट करने पे क्या है कि जब हीट करते चले जाएंगे, हीट करेंगे तो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हो जाना है तो एथिल अल्कोहल C2H5OH वो गैसीय अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको किसी एक पात्र में एकत्रित कर लेंगे। अब दूसरा जो इसका 100 टेम्परेचर तो वही चलता रहेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब टेम्परेचर आ जाएगा तो वो किस में हो जाएगा? H2O भी गैसीय अवस्था में, उसको दूसरे पात्र में एकत्रित कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों अलग अलग हो जाने हैं। ठीक है, जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन विधि। क्लियर? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल तरीके से है। जब हम किसी भी अनुपात में इन दोनों को लेंगे तो वो हमारा अनुपात क्या होगा? प्रभाजी आसवन अनुपात में लेंगे तो अनुपात में हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो 70, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा क्वथनांक, इसका क्वथनांक का टेम्परेचर क्या है? अलग है। तो ये पहले जल गैसीय अवस्था में आ जाएगा, ये बाद में। अब पहला जाएगा तो इसको पहले वाले पात्र में रख लेंगे, इसको दूसरे वाले पात्र में। तो इस तरह से अलग अलग हो जाना है, क्योंकि इनके टेम्परेचर अलग अलग थे। बात करते हैं कि अगर मैं इनको H2O मैंने क्या ले लिया? 5% लिया। अब मेरे पास क्या है कि पहले तो मैंने कुछ भी टेम्परेचर को, कुछ मतलब कि जो हमारे पास कंपाउंड थे, ये थे दो चीज़ थी हमारे पास, तो इनको मैंने किसी भी अनुपात में ले लिया था। लेकिन अब क्या है, H2O मैंने 5% लूँगा, ऐसा विलयन कि उसमें H2O तो 5% का है और C2H5OH 95% का है। अब दोनों को मिलाऊंगा तो दोनों को मिलाने पर क्या होता है, इनका मतलब क्या है 5% का, कि मेरे पास 100 ml विलियन है, उसमें 5 ml तो जल है H2O और 95 ml क्या है? C2H5OH है। क्लियर है? इनका परसेंटेज का मतलब भी समझ में आ गया। अब मैं ऐसा करोगे तो आपको एक ही ताप पर उबालने को मिलेगा। अगर इतना टेम्परेचर है तो हम इसको एक ही ताप पर उबालेंगे। वो ताप कितना होगा जी? 78.785%, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाना। 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान
जब आपने दोनों को एक ही इसको और इसको इतने प्रतिशत मिलाया तो उनका टेम्परेचर जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कहने का मतलब ये दोनों ना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होंगे, उबलना स्टार्ट होंगे। ये कितने पे होंगे? 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों के दोनों मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्थिर क्वांथी ताप, जिसका ताप स्थिर हो जाए। जिस मिश्रण का ताप स्थिर हो जाए वो मिश्रण स्थिर क्वांथी मिश्रण कहलाता है। डेफिनेशन भी समझेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन को समझने के लिए। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ऐसा है कि जो द्रव है वह गैसीय अवस्था होती है, वो दोनों साम्य होती है, मतलब दोनों को समान अवस्था में होती, दोनों समान अवस्था में होती है। ऐसी स्थिति में हमें परभाजी आसवन से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। परभाजी आसवन तो चलने का ही नहीं इसमें। परभाजी आसवन क्यों नहीं चलने का? क्योंकि हम ना तो जब दोनों के दोनों ये गर्म होंगे, और गर्म होंगे तो ये क्या होगा, 78 पे ये भी उबलना स्टार्ट होगा और ये भी उबलना स्टार्ट होगा। दोनों गैसीय अवस्था में एक साथ होंगे, एक साथ होंगे तो 78, मतलब कि ये अलग अलग परभाजी आसवन से इनको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसा टेम्परेचर जो दोनों मिश्रणों के लिए स्थिर क्वांति होता है, क्योंकि इनका टेम्परेचर फिक्स होता है। डेफिनेशन पे आते हैं, देखते हैं क्या है कि स्थिर क्वथनांक, हमारे पास क्वथनांक जो होगा वो स्थिर हुआ। स्थिर क्वथनांक पर जब द्रव व वाष्प अवस्था साम्य होती है तो बने मिश्रण को स्थिर क्वांथीय मिश्रण कहते हैं। मतलब कि दो परसेंटेज हमने दो चीज़ों की परसेंटेज हमने ऐसी करी कि जिनका टेम्परेचर कि वो एक ही टेम्परेचर पे मिलना स्टार्ट हो जाए, उबलना स्टार्ट हो जाए। अब वो टेम्परेचर क्या होगा? स्थिर क्वांथीय मिश्रण उनका। अब ये स्थिर क्वांथीय मिश्रण बड़े ध्यान से समझना है हमें। मैंने एक छोटी सी एक बार फिर एक रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले मैंने एक क्वथनांक लिया, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को एक साथ लिया। दोनों को एक साथ करने के लिए किसी भी अनुपात में लेंगे, किसी भी अनुपात में मैंने लिया तो वो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर लेंगे। अब जब अलग अलग कर सकते हैं तो वो क्या चीज़ चलती है उनमें, हम किसको अलग अलग कर सकते हैं, किस विधि से? परभाजी आसवन विधि से। कब करेंगे? जब किसी का इनका अनुपात अलग अलग होगा। लेकिन अगर इनका टेम्परेचर मान ले फॉर एग्जाम्पल ये इतने परसेंट लेंगे 5% और ये कितना है 95% लेंगे, तो दोनों को मिलाने के बाद ये दोनों इतने प्रतिशत पर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट होंगे। मतलब इनको इतने डिग्री टेम्परेचर, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उबलना स्टार्ट हो जाएंगे, गैसीय अवस्था में बदलेंगे। और जब ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट होंगे दोनों एक साथ ही उबलेंगे। देखते हैं न्यूनतम स्थिर क्वांथीय मिश्रण को समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए मैंने फिर से एक यही सेम एग्जांपल लेके चला हूँ न्यूनतम स्थिर क्वांथी को, कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉल का 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों से मैंने इन दोनों को मिलाया। मिलाने के बाद क्या होता है, एक विलयन बन जाता है। लेकिन वो किसी भी अनुपात में था। लेकिन अब मुझे फिक्स अनुपात लेना है कि मैं फिक्स अनुपात H2O में तो मैंने 5% लूँगा और C2H5OH में मैंने कितना लूँगा 95%। मतलब H2O 5 ml और C2H5OH 95 ml परसेंटेज के, क्योंकि हमारे पास विलयन 100 ml मान के चल रहे हैं। तो जब इन दोनों को हम गर्म करेंगे तो वो किस कंडीशन, मतलब कि ऐसी अवस्था में कि वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों एक साथ उबलना स्टार्ट होंगे। ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वांतीय मिश्रण। अब स्टूडेंट्स गौर करना कि H2O का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एथेनॉल का क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कि, और जो ये विलयन है इस विलयन का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस विलयन के क्वथनांक में और जो इनके अवयवों का क्वथनांक है यदि कम है, देख रहे ध्यान से सुन रहे, ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इन दोनों से बना विलयन है, निश्चित अनुपात में बना विलयन होता है स्थिर क्वांति का, वो कितना होता है 78, उनके क्वथनांक से कम होता है, उसको बोलते हैं न्यूनतम स्थिर क्वांति। डेफिनेशन भी देखता है। डेफिनेशन क्या है? इस विलयन का क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से कम होता है। अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, तो अवयवों का क्वथनांक ये है और उससे कम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन क्या चीज़ है कि डेफिनेशन को समझ लिया। अब इसको आगे समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो का पार्ट जरूर पता होना चाहिए। अच्छे से समझने के लिए देखेंगे। मैंने बताया था आपको कि टॉपिक क्या है हमारे, मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, नोट करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है,
किसी भी द्रव का वाष्प दाब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के वायुमंडलीय दाब के बराबर है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वह उबलना शुरू हो जाता है। उबलना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट समझ में आया ये चीज़? मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हमारे पास ऐसा जो द्रव होता है, द्रव का वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर ऐसा हो जाता है तो वो द्रव उबलना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये तो वायुमंडलीय दाब है, मैंने ये एक लेवल ले लिया वायुमंडलीय दाब का, यहाँ तो वायुमंडलीय दाब है। अब जो जल है वो जल क्या काम करेंगे, वो जल मैंने यहाँ पे लिया, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल को वायुमंडलीय दाब पर लाने के लिए, क्योंकि जल को गैस में बदलना है, गैसीय अवस्था में बदलना है, तो कितना टेम्परेचर, उसका क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि वायुमंडलीय दाब पे जाएगा, तो वो वायुमंडलीय दाब पे जब जल जाएगा तो तभी तो गैसीय अवस्था में होगा, तो वो उसका टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो तब यहाँ तक पहुँचेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स ये चीज़? अब नाउ इसके बाद एथेनॉल का टेम्परेचर जो होता है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब जल से थोड़ा सा कम है। अब जल से थोड़ा सा कम है तो ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से, मतलब इसमें लेवल में कुछ कम आया। अब ध्यान से सुनना कि एथेनॉल को हमने 78.5 ग्राम, मतलब इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, और जब कम मेहनत करनी पड़ेगी तो वो तो जल्दी वायुमंडलीय दाब पे पहुंच जाना है। ये जल्दी पहुंच जाएगा तो दाब ज़्यादा लगाएगा, किसके मुकाबले? जल के मुकाबले। कहने का मतलब टेम्परेचर, भाई ये जल्दी से गैसीय अवस्था में बदल जाना, ताप जब गर्म हो रहा है तो जितना तापमान कम होगा वो दाब उतना ही ज़्यादा लगाएगा। अकॉर्डिंग भाई अब देखते हैं कि जल के, तो अब ये जल और एथेनॉल, अब मैंने क्या काम करा, 78 पे तो ये चल रहा था, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चल रहा था। अब इनको तो इंक्लूड हो गए, इंक्लूड करने पर इनका जो टेम्परेचर है वो क्या बनता है? विलियन। अब विलियन को लिया, अब वो विलियन कितना हो गया हमारे पास? 78। मतलब इस विलियन को हमें उबालने के लिए कहाँ तक पहुँचना होगा? वायुमंडलीय दाब पे तो उबलेगा, क्योंकि 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उबलेगा विलियन तो वो विलियन क्या होगा? गैसीय अवस्था में पहुँचेगा। वो कब होगा? वायुमंडलीय दाब पर। तो इनमें तीनों में कंपेयर करोगे तो जिसका तापमान वाष्प दाब, कहने का मतलब जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, उसका वाष्प दाब कम होता है। अब जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाष्प दाब कम होगा क्योंकि लेट होगा। अब किसी भी चीज़ को हमने गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर वो दाब मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होगा तभी तो उबलेगा। और उससे पहले ये 78 पे ही उबल गया। जब 78.5 पे उबल गया तो वो तो दाब, गैस क्या होगी, दाब जल की सतह पर लगाना स्टार्ट करेगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि जब वो क्या होगा, बर्तन बंद होगा, तो क्या होगा? वाष्पित हो गया। अब वो जल है, जल तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से जल की सतह पर गर्म होकर वाष्प में बदल जाएगा, और जब वाष्प में बदलेगा तो जल की सतह पर वो दाब लगाएगा। कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद। यो काम 78.5 पे चल रहा और यो 78 पे, मतलब कि तापमान तो हमें कम करना पड़ रहा, क्वेश्चन मतलब कि हमारा तापमान तो कम है, इसमें काम कम करना पड़ रहा, लेकिन दाब ज़्यादा लगेगा सतह पर। कंडीशन और अकॉर्डिंग बाई राउल्ट्स लॉ के क्या कहता है कि जिस पर हमारा दाब ज़्यादा लगता है कि P1 होता है, P1 नोट x1 के। तो अगर ये तो हो गया राउल्ट का नियम, लेकिन बिना राउल्ट का क्या है कि अगर दाब ज़्यादा लग रहा है P1 नोट x1 से, दाब P1 नोट x1 से ज़्यादा लग रहा, तो वो कंडीशन क्या करती है? धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? धनात्मक विचलन। स्टूडेंट समझ में आए? बड़े ध्यान से समझना ये टॉपिक छोटा सा, कि ये चीज़ है हमारे पास। इस विलियन को, इस जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच, वायुमंडलीय तक दाब तक पहुँचने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहे, एथेनॉल को 78.5 लग रहे, विलियन को 78 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहे हैं वायुमंडलीय दाब तक पहुँचने के लिए। तो हमें तापमान तो कम मिल रहा है। एक छोटी सी लाइन है बहुत, जो इंटरेस्टिंग भी है, छोटी सी, ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूँ उसको, कि जिसका वाष्प दाब कम होगा, क्वथ जब भाई वाष्प दाब उसका कम होगा जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। ये नोट करके लिखना, इस लाइन की बहुत वैल्यू है, यहाँ पे समझते रहना कि जिसका
क्वथनांक ज़्यादा होगा उसका वाष्प दाब कम होगा। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ क्वथनांक क्या है, अब क्वथनांक इसका तो ज़्यादा है, किसके मुकाबले, इनके मुकाबले, तो उसका वाष्प दाब कम होगा। इन दो के मुकाबले देखते हैं कि 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 78 डिग्री सेंटीग्रेड में किसका क्वथनांक ज़्यादा है, इसका, तो इसका दाब कम होगा, इसका, तो विलयन का दाब सबसे अधिक होगा। अब जब विलयन का दाब सबसे अधिक होगा, इनमें देखते हैं अब, तो विलयन का दाब सबसे अधिक होगा। अब विलयन का दाब सबसे अधिक हुआ तो जो P1 है वो दाब अधिक है किसके, P1 नोट X1 से। तो ये कंडीशन राउल्ट के नियम पे किसकी चलती है, धनात्मक विचलन की। तो न्यूनतम स्थिर क्वांथी मिश्रण में इस विलयन का क्वथनांक उसमें उपस्थित अवयवों के क्वथनांक से यदि कम है, क्वथनांक से कम है, तो वो धनात्मक विचलन। और सेम अपोजिट बिल्कुल ऐसे ही यह है अधिकतम स्थिर क्वांथी। इस विलयन का क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन। इसको समझने के लिए छोटे से देखते हैं, ध्यान से इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए देख, हाँ जी, अधिकतम स्थिर क्वांथी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल फिर से लाया हूँ कि H2O का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसका क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं किसी भी अनुपात में तो परभाजी आचरण से हम उसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन निश्चित अनुपात क्या है हमारे पास, नाइट्रिक अम्ल का यदि हम 68% लेते हैं, H2O का 32% लेते हैं, कहने का मतलब अगर 100 ml है हमारे पास विलयन का, तो 68 ml नाइट्रिक अम्ल का और 32 ml H2O का होगा। इन दोनों को उबालने के लिए हमारे पास एक जब टेम्परेचर फिक्स है तो वो कितने पे उबलेगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 120 डिग्री दशमलव 5 मतलब 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको उबालने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। जब इतना टेम्परेचर लग जाना है तब ये इनकी अवस्था गैसीय अवस्था में बदलेगी। क्लियर। तो आप देखते हो कि इनके अवयवों का जो क्वथनांक है इसके क्वथनांक से कम है, मतलब जो विलयन का क्वथनांक होगा वो अधिक है, तो स्थिर क्वांथी का क्वथनांक अधिक हो गया, तो ऐसे बोलते हैं अधिकतम स्थिर क्वांथी। अधिकतम स्थिर क्वांथी, इसको हम परभाजी आचरण विधि से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे भी देखते हैं हम, ये तो समझ लिया, डेफिनेशन को समझते हैं। वायुमंडलीय दाब ले लिया मैंने, वायुमंडलीय दाब की कंडीशन में क्या होगा, वायुमंडलीय दाब अगर बराबर होगा किसके, वाष्प दाब के बराबर हो जाना चाहिए, तभी तो उसकी अवस्था चेंज होगी। किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। तो जल के लिए मैं बात करता हूँ, जल का कितना क्वथनांक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो वायुमंडलीय दाब पे चलेगा तभी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड गैसीय अवस्था में आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं दूसरा बात करता हूँ नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 का, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम ही होगा, तो नाइट्रिक अम्ल कितना होगा, 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात करते हैं ये, इससे इसकी कंपेयर में इसका क्वथनांक कितना है, कम है, मतलब इसका क्वथनांक कम है तो ये दाब ज़्यादा लगाएगा, किसके, इससे। लेकिन इन दोनों को अब हमारे पास क्या है, ये तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल था, इसमें विलयन का कितना है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसको उबालने में काफ़ी टाइम लगेगा। विलयन कितना लगेगा, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको वहाँ तक वायुमंडलीय दाब तक पहुँचाना होगा तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि वाष्प दाब उसका बहुत कम होगा, और जिसका वाष्प दाब कम होगा वो अधिकतम स्थिर क्वांति होता है। राउल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर P1 का दाब कम है किसके, P1 नोट X1 से, तो वो कंडीशन क्या होती है, न्यूनतम विचलन की, न्यूनतम विचलन। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन समझ में आ गई, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें क्या था कि इसमें विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, इसमें विलयन का क्वथनांक जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो वो क्या है उबालने के लिए, तो उसका वाष्प दाब कम होगा, अतः ऊपर जाने के लिए उसको वायुमंडलीय दाब तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किनके मुकाबले, इन दोनों के मुकाबले। क्लियर है स्टूडेंट्स, अधिकतम स्थिर क्वांति को, ये टॉपिक अच्छे से समझना, बड़े ध्यान से, क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जितना भी टॉपिक है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं, मैं फिर ये बात बताता हूँ, डेफिनेशन पे देखते हैं पूरा क्लियरली, जो तुम्हें बोर्ड के अकॉर्डिंग भी लिखना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर क्वांति का, अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम।
अधिकतम के लिए इस विलयन का क्वथनांक अवयवों के क्वथनांक से अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या था, उदाहरण, इसमें क्या चलेगा, ऋणात्मक विचलन, किसके नियम, किसके, राउल्ट के नियम के अनुसार भी हमारे पास ये ऋणात्मक विचलन होता था। ठीक, ये धनात्मक विचलन होते हैं। बात कि स्थिर क्वांति में, नोट है, एक स्थिर क्वांति मिश्रण को परभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा था, वो मैंने आपको क्लियरली सॉल्व करके दिखा दिया है। वो एग्जांपल तुम अपनी कॉपी में भी नोट